अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है हमारा, जिसमें हम 9 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रॉब्लम एक स्टार्ट किया था, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे वेरिएशनल मेथड को यूज़ करते हुए। प्रॉब्लम क्या था हमारे पास कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने हैमिल्टोनियन लिया था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की थी लास्ट सेमेस्टर में। और उस हैमिल्टोनियन की फिर हमने क्या की थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास बेसिकली दो फंक्शन बन रहे थे। एक हमारे पास डेरिवेटिव में था और दूसरा हमारे पास स्केयर में था, और कैट और ब्रॉ दोनों में हमने वो मेंशन किए हुए थे, जिसमें से जो हमने डेरिवेटिव वाला फंक्शन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी और स्केयर वाला फंक्शन हमारे पास रहता था। इसमें हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, हम वेरिएशनल मेथड को यूज करते हुए अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो हमारे पास किस वैल्यू के इक्वल होती है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सेकंड जो हमारा रह गया था एक स्केयर वाला फंक्शन, उससे हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन को। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में भी हम वेरिएशनल मेथड को ही डिस्कस कर रहे थे। वेरिएशनल मेथड से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम लिया था, उसको हम सॉल्व कर रहे थे वेरिएशनल मेथड को यूज करते हुए। उस प्रॉब्लम को हमने नाम दिया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसकी दो टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। लेकिन यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे हैं सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और यहाँ पर जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो हमारे पास होना लाजमी है। या तो वो खुद ही से बता देंगे कि आपके पास ये वाला फंक्शन है, या मैंने खुद से सपोज कर लिया कि मेरे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो गॉसियन वेव फंक्शन है। तो गॉसियन वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमने देखा हुआ है कि वो वाली वैल्यू हमारे पास a इंटू पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। तो वो वाली जो वैल्यू है गॉसियन फंक्शन की, उसे हम यूज कर रहे हैं एज अ ट्रायल वेव फंक्शन, और उसी को यूज करते हुए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 22 तक हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन कर ली थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 23 से। अब जो इक्वेशन नंबर 22 में आपके पास वैल्यू आई थी वो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू थी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर की। मतलब आपने कैट भी लिखा था, ब्रॉ भी लिखा था, फिर मल्टीप्लीकेशन की थी, उसको डेरिवेट किया था, तो आपके पास वैल्यू आई थी माइनस एल्फा। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन कर ली थी। तो अब हम इसे क्या करते हैं कि यही जो इक्वेशन हमारे पास आई है 23, इसे वापस पुट करते हैं इक्वेशन 10 में। अब इक्वेशन 10 कौन सी इक्वेशन थी ये भी आपको याद दिला दूं। इक्वेशन 10 हमारे पास जनरल इक्वेशन आई थी, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन थे, एक ये जो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास ये वाला था यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर 2m के साथ ये वाला फंक्शन था। लेकिन ये वाला फंक्शन जब हमने सॉल्व किया तो इसके इक्वल आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि हम उसे डिवाइड कर देंगे दो टाइप्स में। मैंने उसे नाम दिए थे फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, जिसमें से हमने सॉल्व की थी फर्स्ट टर्म। तो ये जो आंसर है इक्वेशन 23 में, ये फर्स्ट टर्म का आंसर है। ये हमारे पास सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म एज इट इज है, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो हमारे पास आंसर आया है माइनस एल्फा, ये देखें, ये मैंने वापस जब इक्वेशन 10 में पुट किया तो मेरे पास आ गई ये वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और साथ में माइनस एल्फा। और जो सेकंड टर्म मैंने जिसको नाम दिया था सेकंड टर्म का इक्वेशन 10 में, वो थी मेरे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रा साई है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर कैट आ गया हमारे पास। ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये एज इट इज ही मैंने मेंशन की है। अब यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली जो टर्म है ये इक्वल हो जाएगी एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एल्फा के। बाकी हमारे पास क्या आ गया, प्लस में सेकंड टर्म हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साई हमारे पास ब्रॉ में आ गया, और एक्स स्क्वायर फिर साई कैट में आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन 25 आ गई।
अब इसी क्वेश्चन 25 में हमें पता है कि हम इस वाले पार्ट को सॉल्व आउट कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये सॉल्व होना है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। मतलब मैंने इसको सेकंड टर्म का नाम दिया हुआ था इक्वेशन 10 में, तो मैं इस सेकंड टर्म को अब लेती हूँ। इस सेकंड टर्म में मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर है और ये वाला फंक्शन है। तो मैं इस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को भी डिस्कस नहीं करती। जब मैं वापस इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूंगी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसके साथ सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले किसे डिस्कस करूंगी, मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करती हूँ। तो इस सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी फर्स्ट टर्म के लिए कि कैट की वैल्यू लिखें, फिर ड्रा की वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या देगी, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई टू पावर 1/2 की वैल्यू दे रही थी। और अंदर हमारे पास क्या फंक्शन था, ये हमारे पास न्यू फंक्शन है, बाकी ये वाली वैल्यू सेम है। एक्स स्क्वायर ई टू पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो जब हमने लास्ट कैलकुलेशन में, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन लिया था, तो उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी इंटीग्रेशन की। मैंने कहा था इसे सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू याद कर लें, इसे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट की हुई है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी अगर सारे इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएं, इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट किया है। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन इक्वल होता है इस वैल्यू के जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है इक्वेशन 28 में। तो यहाँ पर देखें 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई टू पावर 1/2 एज इट इज आ गया हमारे पास। और ये वाला जो पूरा हमारे पास फैक्टर था इंटीग्रेशन वाला, ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास किसके, हाफ पाई डिवाइडेड बाय 8 अल्फा क्यूब की पावर 1/2। ये इक्वेशन 28 आ गई मेरे पास। ये जो पूरा फैक्टर है ये आप एज इट इज पुट करेंगे इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू। तो अब यहाँ से अगर मैं इसे जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो किस तरीके से ये इक्वेशन 28 लिखी जाएगी। ये जो हाफ है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये मैंने बाहर ले लिया। इस फैक्टर के ऊपर 1/2 है, इस फैक्टर के ऊपर भी 1/2 है, मतलब सेम पावर है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को एक ही पावर में मेंशन कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2 अल्फा और इधर से पाई, ये 2 अल्फा पाई लिख दिया इधर। डिवीजन में क्या था, पाई और 8 अल्फा क्यूब, ये देखे पाई और 8 अल्फा क्यूब, और दोनों की पावर 1/2 मैंने ले ली एक ही टर्म में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि जो पाई है ये तो कैंसिल आउट हो रहा है इस पाई से, ये 1 अल्फा है और ये 3 अल्फा है, मतलब एक एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच गया। और ये 2 इस 8 से कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 29 आ गई हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन नंबर 29 है इसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करके कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई हाफ इंटू 1/4 अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये जो फैक्टर आ रहा है आपके पास, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ रही है 1/4 अल्फा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में, या मैं इसे इस तरीके से लिख देती हूँ और डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर। अब ये 4 अल्फा स्क्वायर क्या बता रहा है आपको कि जब आप स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 अल्फा, मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टू पावर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, बाकी वैल्यू बच जाएगी 2 अल्फा। तो मैंने क्या किया कि इस पावर को खत्म करके मैंने जस्ट यही मेंशन कर दिया कि ये जो टोटल वैल्यू है ये वाली, ये 1/2 अल्फा के इक्वल है। बाहर वाला फैक्टर मेरे पास सेम रहा। तो इक्वेशन 31 को अगर सिंप्लीफाई करें हम तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 32 में मेंशन है 1/4 अल्फा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/4 अल्फा। इसका मतलब है जो फैक्टर हम सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर वाला कैट और ड्रा के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास वो 1/4 अल्फा के इक्वल आई है। अब मैं क्या करूंगी कि इसी वैल्यू को, ये जो इक्वेशन 33 में आई है, इसे मैं वापस पुट कर देती हूँ इक्वेशन 26 के अंदर, जहां से मैंने इस सेकंड टर्म को उठाया था,
ताकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी उसके साथ हम इस फैक्टर को सॉल्व आउट कर सकें। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन 23 को पुट कर दिया इक्वेशन 26 के अंदर। तो यहाँ पर देखें उसमें हमारे पास क्या वैल्यू थी, जस्ट मैंने उस टर्म में पुट किया है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर था, इसके साथ वैल्यू हमारे पास क्या आई इस पूरे फंक्शन की 1/4 अल्फा। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉमिनेटर में एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 8 अल्फा 4 अल्फा 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा 8 अल्फा की। इसका मतलब कि जो मेरे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाला, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 1/4 अल्फा। जब मैंने इस फंक्शन के साथ जो टर्म थी उसके साथ इसे सॉल्व किया तो पूरी जो सेकंड टर्म थी उसने मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अल्फा का। मतलब जो सेकंड टर्म थी उसे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया और मेरे पास ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 35 में। तो अब मैं क्या करती हूँ कि सेकंड टर्म को सॉल्व करके जो वैल्यू आई है इसे हम वापस उस सेकंड टर्म की जगह पर पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन 35 को मैंने पुट कर दिया 25 के अंदर जहां से सेकंड टर्म हमने ली थी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई ये वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की आ गई। जहां से मैंने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाला फैक्टर आया था, और जब सेकंड टर्म को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास फैक्टर आया एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अल्फा का। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 36। अब जब मैंने आपको वेरिएशनल मेथड पढ़ाया था, वेरिएशनल प्रिंसिपल, उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था वो ये था कि हमने अब मिनिमाइज करना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू को लेकर आना है। क्यों लेकर आना है, हमें चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इन ऑर्डर टू गेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी वी मिनिमाइज दिस फंक्शन जो हमें यहाँ पर मिल गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में। तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप भी बताया था कि हम मिनिमाइज करेंगे किस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, तो हम उसे पैरामीटर अल्फा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन इस डिफरेंशिएट जो इक्वेशन होगी उसे इक्वल करेंगे जीरो के। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने फंक्शन फाइंड आउट किया था वो मिनिमाइज हो गया है और हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल गई है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, हमने हैमिल्टोनियन देख लिया था, हमने ट्रायल वेव फंक्शन देख लिया था, हमने नॉर्मलाइजेशन उसकी देख ली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हैमिल्टोनियन की वो भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कि मिनिमाइज कैसे करना है। मिनिमाइज करने के लिए यही जो मेरे पास पूरी वैल्यू आई है इसे मैं डिफरेंशिएट करती हूँ पैरामीटर अल्फा के लिहाज से और इक्वल कर दूंगी उसे जीरो के। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 37 में मैंने मेंशन किया हुआ है कि अब हमने ये वाला स्टेप करना है, 36 के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसी इक्वेशन 37 को मैं अप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 36 के ऊपर। किस तरीके से अप्लाई होगी कि ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास, इसका मैंने देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, और ये वाला जो फैक्टर है इसका भी मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, दोनों को सेपरेट मैंने कर दिया क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी अल्फा के लिहाज से तो इसका मतलब ये अल्फा हमें 1 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। जब मैं यहाँ से इस अल्फा के लिहाज से इसको डेरिवेट करूंगी तो अल्फा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 आपको प्रोवाइड करेगा अल्फा टू पावर -2, जिसे आप लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें मैंने लिख दिया कि ये जो -1 था ये स्टार्ट में भी आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ गया m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अल्फा स्क्वायर आ गया। आपके पास इक्वेशन 39 आ गई। ये हमें कैसे मिली है, डेरिवेट करने के बाद मिली है। डेरिवेट किसके अकॉर्डिंग करना है, आपने पैरामीटर अल्फा के अकॉर्डिंग करना है। तो अब यहाँ से प्लस माइनस
माइनस की वैल्यू देगा, बाकी टर्म सेम है आपके पास इक्वेशन 40 में। इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी कि इस नेगेटिव को ले जाती हूँ इक्वल की दूसरी साइड पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है, इज इक्वल टू 0 है ये पूरा फैक्टर। ये जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो इसे इक्वल टू 0 लाजमी लिखिएगा, ये इक्वल टू 0 है। तो ये जब इक्वल टू 0 है, इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन 40 जो थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो गई 41 में। जस्ट मैंने नेगेटिव साइन को उधर ले गई हूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। पैरामीटर अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, क्योंकि पैरामीटर अल्फा की वैल्यू पता होगी हमें, तभी हम मिनिमाइज कर सकेंगे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसे। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है मुझे, वो ये देखें अल्फा स्क्वायर है। तो 8 इस तरफ चला जाएगा आपके पास, और आपकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसे मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि अल्फा आपके पास आ जाएगा m ओमेगा बाय 2h कट, जो हमारे पास इक्वेशन 42 आ गई। अब ये जो वैल्यू है 42, ये हमें अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। इसी अल्फा की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 36 के अंदर, जो मेरे पास क्या थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी हैमिल्टोनियन की, उसके अंदर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर था मेरे पास अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी m ओमेगा बाय 2h कट। दूसरा यहाँ पर था अल्फा, यहाँ भी मैंने पुट कर दी अल्फा की वैल्यू m ओमेगा बाय 2h कट। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखें h कट स्क्वायर जो है ये h कट से कैंसिल आउट हो रहा है, m जो है इस m से कैंसिल आउट हो रहा है। इस टर्म में आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बचा जस्ट 1 h कट, ये h कट, और डिवीजन है आपके पास ये 2 ये 2 ये 4 आ गया, 2 2 4 आपको प्रोवाइड करेगा, और ओमेगा बच गया था, ये ओमेगा मैंने लिख दिया, प्लस एज इट इज। यहाँ पर देखते हैं इस टर्म में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ 2 4 प्रोवाइड करेगा आपको वैल्यू, ये 4 लिखी हुई है, m m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर से 1 ओमेगा बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखें ओमेगा बच गई, जो h कट की वैल्यू थी ये अगेन ऊपर चली जाएगी, और ये मैंने यहाँ पर ली थी, इक्वेशन 44 आ गई हमारे पास। मजीद जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए h कट ओमेगा बाय 4 है, यहाँ भी h कट ओमेगा बाय 4 है, दोनों एड अप हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 2h कट ओमेगा बाय 4। इसको इक्वेशन 45 को मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा h कट ओमेगा बाय 2, और इसी वैल्यू को जो h कट ओमेगा बाय 2 भी वैल्यू है, इसी को हम लिख सकते हैं हाफ h कट ओमेगा, और यही वैल्यू जो है ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। किसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो हमारा प्रॉब्लम था। यहाँ पर देखिए हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैंने MIN लिखा हुआ है, मिनिमाइज कर दिया, मतलब ये अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी तक पहुंच गई है, जिसकी वैल्यू हमें मिली है हाफ h कट ओमेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर इक्वेशन 46 का, ये MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है हाफ h कट ओमेगा। हमने वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करते हुए, जिसका मेन पर्पस क्या था कि हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और हमने ट्रायल वेव फंक्शन गॉसियन फंक्शन को यूज करते हुए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली ग्राउंड स्टेट एनर्जी की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये हमारा टॉपिक जो था, प्रॉब्लम जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज। आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो आपको, तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।